हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल अस्थाना, मैनेजर इन पंजाब ग्रामीण बैंक। तो एक बार फिर से आ गया हूँ फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लास लेके। आज है 8 मार्च और आज हम डिस्कस करेंगे पिछले 4 दिनों के फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन के बारे में। उससे पहले एक बात कहनी थी, काफ़ी टाइम से मैंने कोई अपनी वीडियो नहीं बनाई है, आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पाई है, बस क्लासेस ही ले रहा हूँ। देखो, जब भी 2-3 क्लासेस मैं देख रहा हूँ कि जब भी मैं वीडियोस डालता हूँ तो आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते हैं। कमेंट्स आपके डाउट्स के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं, या फिर अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो उसके रिगार्डिंग भी हो सकते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट्स करोगे, मेरे को मेरी गलती बताओगे या आप अपने डाउट्स क्लियर करोगे, क्योंकि इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं बट मेरे को पता ही नहीं चलता। या तो आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो आप लोग कि आप लोगों को मेरी बात पहली बार में ही समझ आ जाती है, या आप जानबूझ के पूछना ही चाहते हो। मैं यहाँ पे वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मेरे को पब्लिसिटी चाहिए, मेरे को व्यूज़ चाहिए, मेरे को पैसे कमाने हैं। मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कुछ सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो मैसेज करते हैं, जो पैनिक होते हैं, सर कैसे करें वो, तो उनके लिए मैं बनाता हूँ कि चलो उनकी हेल्प हो जाएगी। तो आप लोगों से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट कीजिए, अगर आपके डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछिए। आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कई लोगों के पास मेरा नंबर है, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। अगर मैं ऑफिस टाइम में भी हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, किसी भी तरह के डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके उसका रिप्लाई दूँ। और कुछ लोग मेरे पास 1-2 चैट्स आई हैं, कुछ लोगों ने मेरे को भेजे हैं। कुछ लोग मेरे को गलत बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। लाइक उनके सेंटेंस थे कि ये क्या ही है, ये इसकी तो किस्मत बहुत तेज़ थी, लग गया जॉब, इस ऐसे बंदे को तो हमारे बैंक में प्यून ना रखें। ये चैट किसी और की थी, 2 लोगों के बीच में मुझे किसी ने भेजा था। तो हालांकि चलो वीडियो देख रहे हैं, मेरे को कोई उस बात से फ़र्क नहीं है। हो सकता है कि मेरे से बेहतर प्यून की पर्सनैलिटी हो, पहनते हैं, अच्छे दिखते हैं, उस बात से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं, आप पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप वहीं पे हैं और मैं यहाँ पे हूँ, तो वो एक डिफरेंस सा है हम लोगों में। बट मैं कह सकता हूँ हाँ, किस्मत शायद तेज़ रही होगी मेरी। बट ठीक है, वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है, उनके लिए मैं कुछ भी गलत नहीं सोच रहा हूँ। अगर आप ऐसा सोच भी रहे हैं मेरे बारे में तो इट्स ओके, इट्स अप टू यू। खैर, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि विच बैंक अनाउंस्ड नितिन चुग एज इट्स डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। हाल ही में किस बैंक ने नितिन चुग जी को अपना डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? किनकी नियुक्ति हुई है डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में? नितिन चुग की हुई है, लेकिन किस बैंक में हुई है? तो उस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में नितिन चुग जी को अपना डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। अच्छा, किस चीज़ का किया है? डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर तो नियुक्त किया है, डीपीडी के लिए किया है। डीपीडी मतलब डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए। डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशन मतलब आप समझ रहे हो ना, आजकल हर बैंक जो है वो मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग में काम कर रहा है, इस फील्ड में भी उतरा हुआ है, क्योंकि अपने बिजनेस को थोड़ा ब्रॉड करना चाहते हैं, कस्टमर को बेटर सर्विस देना चाहते हैं। बेटर सर्विस मिलेगी तो कस्टमर ज़्यादा आएंगे, कस्टमर ज़्यादा आएंगे तो बिजनेस वहीं से ग्रो होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास कितने कस्टमर आएँ वो मैटर करता है। तो डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशंस का इनको डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। अगर मैं इनकी बात करूँ नितिन चुग जी की, तो ये पहले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में थे। किस में थे? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में वहाँ पे वर्किंग थे। ठीक है, फाइनेंस बैंक में वर्किंग थे। क्या थे वहाँ पे? वहाँ के एमडी और सीईओ थे। ठीक है, एमडी सीईओ थे वहाँ पे। इन्होंने सितंबर 2019 में इन्होंने वहाँ से जॉब क्विट कर दिया था। ठीक है, मैं बता रहा हूँ नितिन चुग जी के बारे में कि पहले ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में एमडी सीईओ थे। 2019 में उन्होंने सितंबर 2019 में उन्होंने उस जॉब से क्विट कर दिया था, और उसके बाद में जब एसबीआई ने एक एप्लीकेशन दी डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए, तो इन्होंने अप्लाई किया और इनको फाइनली सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, अगर मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से पहले की बात करूँ तो इन्होंने एचडीएफसी में काम किया था। एचडीएफसी में ये ग्रुप हेड थे, वहाँ के ग्रुप हेड थे। वहाँ पे भी ये डिजिटल बैंकिंग ही देख रहे थे, तो डिजिटल बैंकिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनको। इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। पहले एचडीएफसी में वर्किंग थे, फिर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में एमडी सीईओ रहे। 2019 में जॉब क्विट कर दिया था, पर्सनल रीजन का हवाला दिया था इन्होंने। उसके बाद में जब एसबीआई ने एप्लीकेशन निकाली तो इनको सेलेक्ट किया गया है। और अब हाल ही में एक ट्रेंड चला है कि जो ये गवर्नमेंट बैंक है, इनको जो एमडी सीईओ या जो अपर लेवल पोस्ट होते हैं उस पर प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों से, प्राइवेट बैंक से जो है बंदे हायर किए जा रहे हैं, उनको लिया जा रहा है। तो नितिन चुग जी का नाम उसी क्रम में जुड़ चुका है। ये पहले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में थे, जो कि प्राइवेट एंटाइटी है। अब एसबीआई में काम करेंगे वो, जो कि आपको पता है कि गवर्नमेंट एंटाइटी है, और आरबीआई का राइट हैंड इसको बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं आरबीआई का इसको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड टू रेज 81 बॉन्ड। हाल ही में किस बैंक ने 81 बॉन्ड रेज करने की बात की है? 81 बॉन्ड क्या होता है, इस बारे में हम बहुत ही चर्चा करेंगे, मतलब गहरी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, एक निवेदन है कि थोड़ा सा मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। मैं तेज़ बोलता हूँ, जल्दी बोलता हूँ, मेरी प्रॉब्लम है। तो इस क्वेश्चन को बताने के लिए मैं अपनी स्पीड काफ़ी कम करूँगा, क्योंकि ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि 81 बॉन्ड होते क्या हैं।
पहले इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। जवाब है केनरा बैंक। केनरा बैंक ने AT1 बॉन्ड इशू करने के बारे में बोला है और केनरा बैंक की जो टैगलाइन है वो है टुगेदर वी कैन, साथ में हम कर सकते हैं, हिंदी मतलब होगा इसका, ठीक है। तो अभी क्या है, केनरा बैंक ने AT1 बॉन्ड इशू करने के बारे में बात की। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड बेसिकली ये होता है कि ये आपको ना एक कागज़ दे देंगे, लेटर दे देंगे, और उसमें आपको ये शपथ मतलब दावा कहेंगे कि हम आप हमारे बैंक में इतना इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको एक प्रायर टाइम के बाद वो पैसे वापस करेंगे विथ इंटरेस्ट। मैंने यही बताया था, कभी कभी डिस्काउंट रेट पे इशू करते हैं। डिस्काउंट रेट पे मतलब क्या होता है, 1 लाख का बॉन्ड है तो 80,000 में इशू कर दिया और 5 साल बाद आपको पूरे के पूरे बॉन्ड के पैसे दे दिए, यानी लाख रुपए दे दिया, तो 20,000 का आपको यहाँ पे भी प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये 2 तरीके से होते हैं, एक तो डिस्काउंट रेट पे या फिर हो सकता है इंटरेस्ट आपको दे। अब यहाँ पे AT1 बॉन्ड क्या है? AT1 बॉन्ड को समझने के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं उसको पर्सनली रिप्लाई करूँगा, चाहे टेलीग्राम पे या जैसे भी हम कांटेक्ट कर पाएँ। देखो, इस चीज़ को समझने के लिए, AT1 बॉन्ड को समझने के लिए हमें बेसल नॉर्म्स समझना पड़ेगा। बेसल नॉर्म्स नाम सुना होगा, आप लोग बैंकिंग से हैं, आप लोगों को मालूम होगा बेसल नॉर्म्स के बारे में, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। दरअसल ये बेसल नॉर्म्स क्या है, एक कमेटी थी जिसको लाया गया था। क्यों लाया गया था? समय समय पे बैंकिंग में ना रिफॉर्म की ज़रूरत होती है। रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि 1955 में बैंक के लिए जो चैलेंजेस थे, क्या वो आज चैलेंजेस वही है क्या? नहीं ना, आज हमारा 2022 चल रहा है। 1950 में और 2022 के बैंकिंग चैलेंज में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत सारे चैलेंजेस 1950 में थे जो आज नहीं है। जो आज चैलेंजेस हैं वो 1950 में सोचे भी नहीं गए थे। जैसे 1950 में ये था कि लोगों को कैसे बैंक से जोड़ा जाए, ठीक है, कैसे जोड़ा जाए। आज है क्या? 2022 में चैलेंज है क्या? क्योंकि लगभग सारे लोग खुद ही अवेयर हो चुके हैं, अवेयरनेस है लोगों को बैंक से जुड़ने की, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए बेसल नॉर्म्स को लाया गया था कि समय समय पे ना आपको बैंकिंग में देखना है कि हम क्या रिफॉर्म लाएं, किस तरह के रिफॉर्म लाएं ताकि हम बैंकिंग सेक्टर को रीबूस्ट कर सकें। इसमें क्या क्या आ जाते हैं? रेगुलेशन आ जाते हैं, सुपरविजन आ जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें। बेसल नॉर्म से पूछा जाता है कि भाई आज के समय में आप क्या ऐसा सुझाव दोगे जिससे कि हमारा बैंकिंग सेक्टर रीबूस्ट हो पाए। तो बेसल नॉर्म समय समय पे अपने जो ओपिनियन है वो जारी करता है। सबसे पहला ओपिनियन उसने दिया था 1988 में, जिसको हम बोलते हैं बेसल नॉर्म्स 1। नाम सुना होगा। अब तक 3 बेसल नॉर्म्स आए हैं। सबसे पहला ओपिनियन उन्होंने दिया था 1988 में, जिसको बेसल नॉर्म्स 1 के नाम से जानते हैं। दूसरा ओपिनियन इन्होंने दिया था 2004 में, जिसको बेसल 2 के नाम से जानते हैं। बेसल 2 या यूं लिख लें रोमन अंक में, ठीक है। उसके बाद एक क्राइसिस आती है 2008 में, बहुत बड़ी क्राइसिस, वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल क्राइसिस आती है। और जब ये क्राइसिस गुजरती है तो फिर से एक ऐसा दौर आता है ना कि बैंकिंग को रिबूस्ट करने के लिए या मतलब रिफॉर्म करने के लिए कुछ चाहिए था, कुछ बैंकिंग में कुछ बदलाव चाहिए थे। तो बदलाव बेसल 3 के तौर पे आया। 2010 में बेसल 3 को लाया गया, ठीक है। तो बेसल नॉर्म्स में क्यों बता रहा हूँ वो आगे आपको पता चल जाएगा। बेसल नॉर्म्स के बारे में बता चुका हूँ कि एक कमेटी थी जिसको बनाया गया था इसलिए कि आप समय समय पे आप ये देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में क्या रिफॉर्म लाने हैं, क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस जिससे बैंक के बिजनेस पे, बैंक के लोगों पे इसका इम्पैक्ट पड़े, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। तो ये समय समय पे अपना ओपिनियन देते हैं। पहला ओपिनियन 1988 में दिया था इन्होंने, बेसल नॉर्म्स 1 के नाम से जानते हैं। क्या ओपिनियन था उसके बारे में बात नहीं करूँगा, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। बेसल नॉर्म्स में क्या ओपिनियन दिए थे ये बात नहीं करता हूँ। 2004 में फिर दूसरा लाया था बेसल नॉर्म्स 2 के नाम से, जिसको जानते हैं, ठीक है। और तीसरा 2008 की क्राइसिस के बाद बेसल नॉर्म 3, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो लाया गया था। अब हमको इस क्वेश्चन के लिए बेसल नॉर्म्स 3 पे फोकस करना है। बेसल 1-2 भूल जाओ, बेसल 1-2 को भूल जाओ, बेसल 3 पे जाते हैं, ठीक है। हम यही डिस्कस करेंगे बेसल 3 में क्या कहा गया था, ठीक है। हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? बेसल नॉर्म्स 3, बेसल नॉर्म्स 3, ठीक है। अब बेसल नॉर्म्स 3 में कहा गया था, बेसल नॉर्म्स 3 में यह कहा गया था कि बैंक को, जितने भी बैंक हैं फाइनेंशियल सेक्टर के या कोई प्राइवेट बैंक है, उनको एक सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ कैपिटल मेंटेन करना है। ये क्या होता है भाई? इन बैंकों को कहा गया कि आपको एक मिनिमम कैपिटल मेंटेन करके ही चलना है, किसी भी हालात में वो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ये कहा गया था। इन्होंने जब ये बात कही थी तो उन्होंने आइडिया दिया था 11.5% का ओवरऑल।
11.5% का ओवरऑल। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में उठ रहा होगा कि 11.5% किसका है ना। ये अब ये तो बोल तो दिया, बेसल नॉर्म्स 3 में बोला गया कि आपको सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ कैपिटल रखना है, मेंटेन करके चलना है बैंकों में, जो कि 11.5% का होगा। लेकिन 11.5% किसका होगा, क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, वो ही बताता हूँ 11.5% किसका होगा। 11.5% हमारा होगा, किसका होगा, रिस्क वेटेड एसेट्स का, रिस्क वेटेड एसेट्स का। एक मिनट में ये मिटा देता हूँ थोड़ा सा मेरे को, हाँ हो गया, ठीक है। ये कह रहा है रिस्क वेटेड एसेट्स का 11.5% आपको कैपिटल मेंटेन करके चलना है। अब यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये रिस्क वेटेड एसेट्स क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होते हैं, पहले आप ये समझ गए बेसल नॉर्म्स कब आए थे, 1988 में एक आया था पहला, 2004 में दूसरा आया था, एंड द थर्ड वन केम इन द ईयर ऑफ 2010, ठीक है। In Basel Norms 3, it was advised to maintain a certain minimum level of capital to the bank, and the rate was 11.5% of risk-weighted assets. Okay, it is okay. 11.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। ये होता क्या है, अब मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे क्या होता है। बेसल नॉर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे, 3 हुए थे। तीसरे में कहा गया कि आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ कैपिटल मेंटेन करना है, जो कि 11.5% होगा, किसका, रिस्क वेटेड एसेट्स का। ये क्या होता है, इस बारे में बात करते हैं। मान लो एक बैंक ने 1 करोड़ लोन दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। कहीं नहीं सकता, 1000, 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। 1-2 जीरो ज़्यादा हो जाएगा तो बुरा मत मानना, ठीक है। मान लो एक बैंक ने इतने का लोन दिया। अब इसमें कई तरह के लोन है, होम लोन है, कार लोन है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, पर्सनल लोन है, और भी मान लो उन्होंने मुद्रा में दे दिया, ठीक है, और ठीक है, चलो इतना ही मान लेते हैं। एक बैंक है जिसने 1 करोड़ रुपए, उस बैंक का जो है लोन है, जिसमें होम लोन है, कार लोन है, पीएल है, पर्सनल लोन यानी, और मुद्रा लोन। ध्यान से सुना मेरी बात को। अब इसमें कई लोन ऐसे होंगे जिसमें कोलेट्रल रखा जा रहा होगा, कोलेट्रल मतलब कुछ ना कुछ गिरवी रखा जा रहा होगा, और कई ऐसे लोन होंगे जिसमें कुछ गिरवी नहीं रखा जा रहा होगा, कस्टमर के क्रेडिट के बिहाफ पे उनको दिया जा रहा है। ध्यान समझना मेरी बात को। मान लो इस 1 करोड़ के लोन में हमने कोलेट्रल यानी कि जो गिरवी चीज़ें रखी हैं, कोलेट्रल उसको बोलते हैं, मैं कोलेट्रल वर्ड ही यूज़ करूँगा, वो 60 लाख की रखी गई है, कहीं नहीं सकता, ज़्यादा लगता 60 लाख की रखी गई है, और 40 लाख रुपए जो है वो विदाउट कोलेट्रल है, यानी कि कस्टमर के क्रेडिट के बिहाफ पे दे दिया गया है। 1 करोड़ का लोन टोटल बैंक ने दिया, जिसमें से 60 लाख का कह सकते हैं इस पे रिस्क नहीं है, इस पे रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर ये लोन डूबा तो हमारे पास में उसकी संपत्ति हम बेच के वसूल कर लेंगे। लेकिन इस 40 लाख में हमारे पास कोई भी संपत्ति नहीं है, अगर ये लोन डूबा तो हम कुछ भी बेच के वसूल नहीं कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स। इस पे हमारा रिस्क है ना, समझ गए होगे मेरी बात को। जितना कोलेट्रल हमारे पास है वो हमारा रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर वो लोन डूबेगा तो हमारे पास हमारा पैसा वसूल हो जाएगा। हम समझ जाएंगे कि अगर वो ऐप डूब रहा है तो हम उससे उसके प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देंगे, चाहे हम बैंक को दे देंगे, वसूल लेंगे। लेकिन इन 40 लाख में हमारे पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, तो ये हमारा क्या है, रिस्क वेटेड एसेट्स। इसी रिस्क वेटेड एसेट्स का 11.5% बैंक को मेंटेन करके चलना है, समझ गए। बेसल नॉर्म्स ने बोला कि 11.5% आपको मेंटेन करके चलना है रिस्क वेटेड एसेट्स का। अब एक बैंक का ओवरऑल लोन 1 करोड़ का है, जिसमें 60 लाख कोलेट्रल वाला है और 40 लाख विदाउट कोलेट्रल वाला है। चुप हो जा, समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। 60 लाख कोलेट्रल का है और 40 लाख विदाउट कोलेट्रल का है, तो इस 40 लाख को हम बोलेंगे रिस्क वेटेड एसेट्स, क्योंकि इसमें हमारा रिस्क है। और ये 11.5% उसी 40 लाख का रखना है, क्योंकि इसमें हमारा रिस्क है, जिसको हम रिस्क वेटेड एसेट्स बोल रहे हैं। बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मेरी लाइन को 3-4 बार रिपीट करके सुन लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलता हूँ आगे, ठीक है। ये मिटा देता हूँ सारा, समझ गया ना क्या है। बेसल नॉर्म 3 आए थे, बेसल नॉर्म 3 में कहा गया, बेसल नॉर्म अब तक 3 आ चुके हैं। बेसल नॉर्म 3 में कहा गया था कि आपको सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ कैपिटल रखना है, वो कितना होगा, 11.5%। किसका होगा, रिस्क वेटेड एसेट्स का। रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होते हैं, जो लोन बैंक का कोलेट्रल फ्री होता है, यानी कोलेट्रल उसमें नहीं होते हैं, उसको हम रिस्क वेटेड एसेट्स बोलते हैं। अब ठीक है, अभी क्या है, ये बोला गया था ओवरऑल आपको रखना है, ओवरऑल आपको रखना है 11.5%। लेकिन चलो ठीक है, बेसल ने बोला कि आप इसको 8% रख सकते हो।
आप इसको 8% रख सकते हो। लेकिन आरबीआई ने इसमें थोड़ा सा चेंज किया। आरबीआई ने आगे जब बैंकों को कन्वे किया तो बोला आपको 9% रखना है। आरबीआई सेफर साइड होकर चल रहा था, आरबीआई अपने आप को सेफ जोन में रख के चल रहा था कि बेसल लॉ में 8% कहा गया था, लेकिन उसने बैंकों को कन्वे किया 9% का। यानी कि आपको अपने रिस्क वेटेड एसेट्स का 9% मिनिमम कैपिटल रखना ही रखना है, किसी भी हालत में वो कम नहीं होना चाहिए। वो भी बताऊंगा कितने से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस मैंने बोला ना, इस जो कैपिटल की बात हो रही है, इस कैपिटल को दो भागों में बांटा गया, टीयर 1 टीयर 2, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 में इसको 9% रखने की बात की गई थी। हम टीयर 2 के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये हमारा टॉपिक नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, वैसे टॉपिक है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हम टीयर 1 के बारे में पढ़ेंगे। टीयर 1 में इसको कहा गया था 9% रखने के लिए, ठीक है। टीयर 1 को कोर कैपिटल भी बोलते हैं, कोर कैपिटल भी बोलते हैं। अच्छा, इस टीयर 1 को भी मैं दो भागों में बांटूंगा, टीयर 1 को भी मैं दो भागों में बांटूंगा। मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, बट यकीन मानो कि जितनी चीज़ें जो बैंकिंग सेक्टर में या बैंकिंग में जो चीज़ें जितनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जब आप उसको समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आसान होता है। और यकीन मानो कि वही टॉपिक आते भी हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, जिस टॉपिक्स को आप चीज़ समझ के छोड़ देते हो कि ये टॉपिक्स कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। AT1 बॉन्ड के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए टीयर 1 कैपिटल के बारे में बात करते हैं हम। टीयर 1 कैपिटल को भी हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक को बोलते हैं कॉमन इक्विटी टीयर 1, एक को बोलते हैं कॉमन इक्विटी टीयर 1, एक को बोलते हैं एडिशनल इक्विटी टीयर 1। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मेरी बात को समझ पा रहे होगे? बेसल नॉर्म्स अब तक 3 आए हैं, 1 2 3। तीसरे में कहा गया कि आपको सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ कैपिटल मेंटेन करना है, 11.5% होगा, लेकिन बाद में बोला 9% कर सकते हो बेसल नॉर्म्स ने। तो आरबीआई ने 8% कर सकते हो, आरबीआई ने बोला कि 9% रखो। तो दो तरह के कैपिटल होते हैं बैंक में, एक टीयर 1 कैपिटल, एक होता है टीयर 2। टीयर 1 को भी मैंने दो भागों में बांटा, कॉमन इक्विटी टीयर 1 और दूसरा एडिशनल इक्विटी टीयर 1। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है? टीयर 1 कैपिटल को मैंने दो भागों में बांट दिया, कॉमन इक्विटी टीयर 1, टीयर 1। ये कैपिटल क्या होते हैं? जब भी कोई बैंक बनता है ना, जब भी कोई बैंक बनता है और मान लो 6 लोग 5 लोग मान लेते हैं, 5 लोगों ने इसको मिलके बनाया और 5 लोगों ने अपना अपना हिस्सा दिया, या बेसिकली कह ले कि जब बैंक बनता है तो बैंक का जो बिजनेस होता है वो डिपॉजिट्स ही होते हैं, वो सब इसमें आते हैं, कॉमन इक्विटी टीयर 1 में आते हैं। डिपॉजिट हो रहा है या बैंक को जहाँ से भी इनकम हो रही है ना, उसको हम बोलते हैं कॉमन इक्विटी टीयर 1, ठीक है। अब कॉमन इक्विटी टीयर 1 यूं कह लें 9% मेंटेन करके चलनी थी, ठीक है, 9% मेंटेन करके चलनी थी। लेकिन अगर किसी भी हालात में ये 9% से कम होने लगता है, 9% से कम होने लगता है, कम किस हालात में होंगे मैं बताता हूँ किस हालात में होंगे। मान लो जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हटा देता हूँ पहले, मान लो इसके जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स ने बोला कि भाई हम मान लो 9 रुपये लगाने हैं, 9 रुपये रखने ही रखने हैं, 9 रुपये से कम नहीं रखने, और 5 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर ने बोला मैं 1-1 रुपये दूंगा, 1-1 रुपये मैं दूंगा, ठीक है, उस कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल के लिए। कितने हो गए? 5 रुपये। शॉर्ट कितना पड़ रहा है? 4 रुपये। ये कहाँ से आएंगे? ठीक है, कॉमन इक्विटी टीयर 1 समझ गए, 9% मेंटेन करना है। किसी भी हालात में अगर ये 9% से कम होता है तो क्या करेंगे वो बता रहा हूँ। मान लेते हैं दो सिचुएशन हो सकती है कि पार्टनर ने बोला कि भाई हम इतने देंगे, जो कि 9 रुपये के बराबर नहीं हो पा रहा है, यानी कि डाउनफॉल कितने का हो रहा है? 4 रुपये का हो रहा है। दूसरा क्या हो सकता है? बैंक के शेयर हैं, बैंक को 9 रुपये रखने थे, 9 रुपये के शेयर इशू किए गए हैं और शेयर के दाम गिरते हैं और घट के 5 रुपये मान रहते हैं, तो भी 4 रुपये का शॉर्टफॉल पड़ता है। समझ गए मेरी बात को? पार्टनर्स ने बोला कि हम इतना अमाउंट देंगे और 9 रुपये करना है, लेकिन उन सब 5 रुपये ही हो रहा है, 4 रुपये का शॉर्टफॉल हो रहा है, तो भी शॉर्टफॉल हुआ। शेयर है, शेयर 9 रुपये के थे, लेकिन मार्केट के हालात सही नहीं थे, तो पैसों के दाम गिरे, शेयर के दाम गिरे, तो 5 रुपये करेगा, तो भी शॉर्टफॉल हुआ। जब भी कॉमन इक्विटी टीयर 1 9% मेंटेन करके चलना ही पड़ता है बैंक को। 9% बंद हो जाए यार, यहाँ पे आपको लास्ट टॉपिक है, इससे आगे नहीं खींचूंगा, नहीं तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, आप तो ये समझ गए होगे ना कि बेसल नॉर्म्स में 8% कहा गया था, आरबीआई ने 9% कहा, तो कॉमन इक्विटी टीयर को 9% मेंटेन करना है। किसी भी हालात में जब ये 9% से कम होने लगता है और आरबीआई के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको 9% रखना ही है, तो बैंक क्या करती है? तो बैंक एडिशनल टीयर 1 कैपिटल इशू करती है, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड इशू करती है, सॉरी कैपिटल कह रहा हूँ, बॉन्ड इशू करती है, जिसको कैपिटल भी कह सकते हैं।
यहां से पैसे इकट्ठा करके इस 9% को मेंटेन करती है। समझ गए? कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल को 9% रखना ही रखना है। किसी भी हालात में अगर ये 9% से कम होते हैं, कुछ भी रीजन हो, तो एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड इशू करता है बैंक और इस 9% को बराबर करता है। मान लो 8 रुपए रह गए घट के, तो 1 रुपए का एडिशनल टीयर बॉन्ड इशू करेगा। समझ गए होगे मेरी बात को? यही होता है, इसी को हम बोलते हैं 81 बॉन्ड। ए मतलब एडिशनल, टी मतलब टीयर और 1 मतलब 1। ठीक है, 81 बॉन्ड यही होता है। तो यहां पे जो कैनरा बैंक इशू कर रहा है 81 बॉन्ड, यानी कि उसका कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल कम हो रहा है और उस डाउनफॉल को मेंटेन करने के लिए उसने एडिशनल टीयर 1 कैपिटल के बॉन्ड इशू किए हैं। अब इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। आज क्लास 60 मिनट का हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, चर्चा करके जाएंगे, चाय पे चर्चा। ठीक है, आपको 81 बॉन्ड समझ में आ गया होगा कि जब भी कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल कम होता है 9% से, तो उस डाउनफॉल को मेंटेन करने के लिए बैंक बॉन्ड इशू करता है ताकि वो 9% का कंप्लीट कर सके। तो उसको हम बोलते हैं 81 बॉन्ड, जिसको एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी और डिस्कस कर लेते हैं कि बॉन्ड के फायदे क्या क्या होते हैं। 81 बॉन्ड के फायदे क्या होते हैं? बॉन्ड दो तरह के होते हैं सर, बॉन्ड दो तरह के होते हैं। बॉन्ड दो तरह के होते हैं। बैंक ने बोला 1 लाख रुपए का बॉन्ड है, ध्यान से सुनना, ये पहला बॉन्ड है, 1 लाख रुपए का बॉन्ड है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं दूंगा एनुअल, यानी कि 10 साल का बॉन्ड है ये। ठीक है, 10 साल का बॉन्ड है। बैंक बोलता है 1 लाख रुपए का एक बॉन्ड है, 10% का ब्याज मिलेगा, यानी कि आपको हर साल 10,000 रुपये ब्याज के मिलते रहेंगे। एक साल 10,000 मिला, अगले साल भी 10,000, तीसरे साल भी। जैसे ही 10 साल पूरे होते हैं, ये लाख रुपए भी आपको वापस कर दिए जाएंगे। फायदा हुआ ना, 10% का ब्याज 10 साल तक मिला और मूल भी वापस मिल गया 10 साल के बाद। ये एक प्रकार का बॉन्ड होता है, इसका 81 बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब चलता हूं, इस बॉन्ड के फायदे क्या हैं। ये बॉन्ड जो 81 बॉन्ड होता है, ले लो मेरी, 81 बॉन्ड की बात करता हूँ। नॉर्मल बॉन्ड्स जो होते हैं वो मैंने बताया आपको, नॉर्मल बॉन्ड्स कैसे होते हैं। वो ऐसे बॉन्ड्स होते हैं एक फिक्स टाइमिंग के लिए होते हैं, जिसको आप आपको ब्याज मिलता रहेगा टाइम पे, और फिर वो मैच्योरिटी पीरियड आने पे आपको मूल भी वापस हो जाएगा। जो इस बॉन्ड की बात कर रहा हूँ 81 बॉन्ड, ये होते हैं अनसिक्योर्ड बॉन्ड। अनसिक्योर्ड बॉन्ड मतलब इसमें बैंक गारंटी नहीं लेगा कुछ भी, कि आपको प्रिंसिपल भी मिलेगा कि नहीं, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा कि नहीं। बैंक ने बोला भैया अगर किसी भी दिन हमारे हालात ख़राब हो गए, हमारे मार्केट में हालात ख़राब हो गए, तो हम आपका मूल भी ले लेंगे, ब्याज तो देंगे ही नहीं। ये अनसिक्योर्ड बॉन्ड होते हैं 81 बॉन्ड। समझ गए? जैसे मैंने बताया, एक तरह का बॉन्ड होता है जिसको हम सिक्योर्ड बॉन्ड बोलते हैं, उसमें एक टाइम के बाद आपको सारे पैसे वापस कर दिए जाते हैं, और यानी प्रिंसिपल तो आपको वापस किया गया ही, और साथ में आप जो इंटरेस्ट इतने सालों से ले रहे थे वो आपको मिला ही। लेकिन ये जो अनसिक्योर्ड बॉन्ड है, जिसको हम 81 बॉन्ड बोलते हैं, इसमें ना तो प्रिंसिपल की गारंटी ले रहा है बैंक, ना ही इंटरेस्ट की गारंटी ले रहा है बैंक। ठीक है, बैंक ये बोल रहा है भैया हमारी स्थिति सही रहेगी तो हम तुम्हारी स्थिति को सही रख के हम गए तो तुम भी जाओगे, मतलब हमारा कटा तो तुम्हारा भी कटा, और हम अगर बच गए तो तुम भी बचोगे। ठीक है, ये होता है 81 बॉन्ड की खासियत। और भी खासियत बताता हूँ मैं इसके बारे में, और भी खासियत है, बहुत सारी खासियत है। अभी आप पूछोगे कि सर जब इतनी सारी खासियत हैं जो कि निगेटिव वे में हैं, तो क्यों लोग लेते हैं, और क्या केनरा बैंक ने कितना इशू किया है और लोगों ने कितना मारामारी की है, वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, बताता हूँ। इसमें ये तो मैंने बता दिया कि अनसिक्योर्ड होते हैं। दूसरा, इसमें कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, इसमें कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। पहले वाले मैंने बॉन्ड बताया सिक्योरिटी बॉन्ड में कि मान लो 10 साल का दे दिया, 15 साल का दे दिया, 20 साल का दे दिया, 1 साल का दे दिया, तो इतने समय के बाद आपको प्रिंसिपल वापस कर देंगे और इंटरेस्ट तो आप ले ही रहते हैं। लेकिन 81 बॉन्ड की कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। बैंक कभी भी इसको आपको बुला सकता है कि ले जाओ अपने पैसे, ब्याज दे दिया, और मान लो 1 साल बाद ही आपको बुला दिया, 6 महीने बाद ही बुला दिया कि अब हमको 81 कैपिटल की जरूरत नहीं है, आप ले जाओ, हमारे पास फंड आ गया है। तो इसकी मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं मिलती होती है। अब मैच्योरिटी डेट कोई नहीं होती है, रिस्क है, तो क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, कहते हैं ना ज़्यादा रिस्क लो तो ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। इसका इंटरेस्ट क्या होता है? ज़्यादा होता है। किससे? एफडी से या कोई भी फाइनेंशियल स्कीम से जो मार्केट में चल रही होती है, इसका इंटरेस्ट हमेशा 81 बॉन्ड का क्या होता है? ज़्यादा होता है। 81 बॉन्ड का हमेशा क्या होता है? इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। एफडी जो भी आप कंपेयर करोगे ना, तो सबसे ज़्यादा इसी का होता है। इसमें क्या होता है 81 बॉन्ड में, और क्या खासियत होती है? 81 बॉन्ड में बैंक कभी भी इसको राइट ऑफ कर सकता है, कॉल ऑफ कर सकता है। बैंक कभी भी इसको राइट ऑफ कह लो या कॉल ऑफ कह लो,
कॉल ऑफ कर लो, दोनों बात एक ही है। यानी कभी भी इसको बंद कर सकता है, कभी भी बैंक को लगता है कि उसकी स्थिति खराब हो गई है मार्केट में, इसको राइट ऑफ कर देगा, कॉल ऑफ कर देगा, और उस केस में क्या होगा, आपके सारे पैसे डूब गए, बैंक आपको 1 रुपया नहीं देगा, बोलेगा भैया हम गए तुम भी गए। ठीक है, ये इस बॉन्ड की खासियत होती है, चाहे खासियत बोल लो, चाहे इसका नेगेटिव पॉइंट बोल लो, ये इसकी खासियत कह सकते हैं होती है। ठीक है, अब समझ गए होगे कि क्या होती है 81 बॉन्ड क्या होता है। अब अगर मैं इस बैंक की बात करूं तो केनरा बैंक ने भी 81 बॉन्ड इशू किया है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा केनरा बैंक ने 81 बॉन्ड की इशू किया है क्योंकि इसकी कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल क्या हो गई है, कम हो गई है, उसको कवर करने के लिए ये इशू कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या है, मैंने बोला कि कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल कितना होना चाहिए, 9%। अब मैंने एक बात और बताई आपको कि कभी भी इसको कॉल ऑफ कर सकता है या राइट ऑफ कर सकता है। कब कर सकता है, ऐसे थोड़ा ना कि अपने मन से बैंक ने कॉल ऑफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, उसके चल रहा है उसका राज, नहीं। जब भी 9% मेंटेन करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है जब भी ये 9% गिरते गिरते 5.5% या उससे नीचे आ जाए, बैंक इसको कॉल ऑफ कर देगा, आपके 81 बॉन्ड को भी कॉल ऑफ कर देगा। ये इसके गिरने का मतलब है 5.5% या उससे कम आने का मतलब है कि बैंक के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, और उस हालात में ना तो वो आपको पैसे देगा, ना वो खुद की सिचुएशन को संभाल पाएगा। उस केस में ये इस 81 बॉन्ड को कॉल ऑफ कर सकता है। समझे, दोबारा समझे मेरी बात को। मान लेते हैं आपकी कॉमन इक्विटी टेयर 9% रखना है, वो घट के 7% रह गया था। ध्यान सुनना, 9% मेंटेन करना है, 7% घट के रह गया था, आपने 81 बॉन्ड इशू कर दिए 2% के 81 बॉन्ड इशू कर दिए। 7% आपका पहले था, 2% आपने ये हो गया, 9% मेंटेन हो गया। लेकिन क्या होता है, ये हालात मार्केट के ऐसे होते हैं कि 7% गिरता 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 5.5% या उससे कम आ जाता है। उस केस में जैसे ही बैंक देखता है कि 5.5% या उससे कम आ गया है, 81 बॉन्ड को कैंसिल कर दिया। बैंक आपके सारे पैसे डुबो चुका है, ये कह लें कि आपको चूना लग चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ है 81 बॉन्ड की खासियत। अब केनरा बैंक की बात करते हैं। ठीक है, केनरा बैंक की बात करते हैं कि केनरा बैंक ने 1000 करोड़ का 81 बॉन्ड इशू करने की बात की है। 1000 करोड़ रुपए की 81 बॉन्ड इशू करने की बातें की हैं। ठीक है, कितने की, 1000 करोड़ रुपए के 81 बॉन्ड इशू करने की बात की है, और बहुत ही सरप्राइजिंगली अब तक इसको 3000 करोड़ से ज़्यादा के बिडिंग के ऑफर मिल चुके हैं। बिडिंग के ऑफर मतलब लोगों ने अपना प्रपोजल डाल रखा है, 1000 करोड़ इसको देना है, लेकिन 3000 करोड़ से ज़्यादा के लगभग 3300 करोड़ के आसपास इसको बिडिंग के ऑफर मिल चुके हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे यार इतना रिस्क है इस बॉन्ड में, तो क्यों लोग ले रहे हैं। देखो केनरा बैंक का ना अपना एक रेपुटेशन है, केनरा बैंक इतनी जल्दी डूबेगी नहीं। कहते हैं मार्केट में कुछ ही बैंक ऐसे हैं जिन पे काफ़ी ट्रस्ट है, जिसमें सबसे पहले आता है SBI, नो डाउट, एक है BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB में भी थोड़ा बहुत ट्रस्ट है, और केनरा भी। ये 4 बैंक ऐसे हैं कि जिनमें प्राइवेटाइजेशन का जो पंगा होगा ना सबसे लास्ट में होगा। तो इसलिए भी जो है इस केनरा बैंक में लोगों को भरोसा है कि 81 बॉन्ड कॉल ऑफ करने के चांसेस तो बहुत कम है, और अगर हो भी गए तो वो ऐसा सिचुएशन होगा जिसका कुछ कर ही नहीं सकते बॉस। अगर केनरा बैंक अगर डूबेगी ना तो ये मान लो कि वर्ल्ड में क्राइसिस होगा, तभी डूबेगी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि 81 बॉन्ड पे ब्याज दिया जाता है, तो जो ये केनरा बैंक 1000 करोड़ रुपए के 81 बॉन्ड इशू कर रही है, इसका ब्याज क्या देगी ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। इसका ब्याज देगी 8.07% का इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट क्या होगा 81 बॉन्ड का, इंटरेस्ट होगा 8.07% का। समझ में आ गई मेरी बात, चल सकते हैं आगे। एक चीज़ और, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और पूछना होगा, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम और एनी वेयर। आई मीन टेलीग्राम पे कर सकते हो, यूट्यूब पे कर सकते हो, और अगर किसी के पास में मेरा व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच इंस्टीट्यूशंस हैज लॉन्च्ड अ प्रोग्राम फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ PSU बैंक बोर्ड। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर यूनियन बैंक जो भी है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक पे आपने देखा होगा, अश्नीत ग्रोवर का नाम आपने सुना होगा कि आजकल जितने भी कंपनियां हैं इस पे जितने भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनमें बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। चंदा कोचर का भी नाम आपने सुना होगा, उनमें भी कन्फ्लिक्ट हुआ, केस चल रहा है। आजकल क्या है, जो डायरेक्टर जो नियुक्त हो रहे हैं या जो CEO नियुक्त हो रहे हैं, उनमें वो क्वालिटी नहीं है या उनमें क्वालिटी की कमी पाई जा रही है। ठीक है, पाई जा रही है। तो उस क्वालिटी को दूर करने के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो ने काफ़ी देखा यार कि जो लोग जा रहे हैं बड़े बड़े लेवल पे, उनमें वो क्षमता नहीं है, या क्षमता है तो वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो उनको पता नहीं है। तो बैंक ब्यूरो ने एक डेवलपमेंट प्लान शुरू किया है, डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि 9 महीने का होगा। 9 महीने का होगा। उसमें क्या होगा, PSU बैंक के बोर्ड में जो लोग बैठे होते हैं, बोर्ड मतलब वो MD हो गए, CEO हो गए, एडिशनल डायरेक्टर हो गए, एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, जो भी होंगे, उनको ना 9 महीने का क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा।
ट्रेनिंग दिया जाएगा कैसे बैंक में आपको काम करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे अपनी क्षमताओं का या पोटेंशियल को कैसे यूज़ करना है अपने, वो सारा ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है वो है बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने ये कहा है कि हम एक डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएंगे। बैंक जो पीएसयू बैंक के बोर्ड होते हैं, जो बोर्ड में बैठे लोग होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उन लोगों के लिए एक प्रोग्राम चलाएंगे। ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग, आके सीख सकते हैं और यहाँ से एक तरह से मतलब अपने क्वालिटी को थोड़ा ग्रो कर सकते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो की बात करें तो इसको बनाया गया था 2016 में, और इसको बनाने का जो मेन मकसद था कि सरकारी बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें बड़े पदों पर जो उम्मीदवार होते हैं उनको चयनित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब अगर मान लो एसबीआई ने निकाला एमडी की पोस्ट निकाला और मतलब मान लेते हैं कि इसकी जो क्राइटेरिया है, जो भी क्राइटेरिया है वो मैं फुलफिल कर ले रहा हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? क्या मेरे अंदर वो क्वालिटी है कि मैं उसके एमडी के पोस्ट को होल्ड कर सकता हूँ? ये कौन डिसाइड करेगा? ये बैंक बोर्ड ब्यूरो डिसाइड करेगा। आपको पता ही होगा कि जब भी किसी बैंक का एमडी, सीईओ या कोई बड़े लेवल का अधिकारी सेलेक्ट किया जाता है तो बिना आरबीआई की परमिशन के नहीं किया जाता है। पहले बैंक एक एप्लीकेशन देता है कि सर जी हमने इनको सोचा है कि हम इनको बना दें, आप अगर अनुमति दे दो तो फिर हम इनको बना ही देंगे। तो आरबीआई फिर क्या करता है? आरबीआई देखता है बंदे का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, देखता है बैंक बोर्ड ब्यूरो के तहत। बैंक बोर्ड ब्यूरो से पूछता है कि इस बंदे के अंदर क्वालिटी है कि नहीं, बनने लायक है कि नहीं। तो अगर बैंक बोर्ड ब्यूरो ने बोला आरबीआई को कि हाँ मेरे को लगता है कि बंदे के अंदर पोटेंशियल है, बंदे ने काम किया मार्केट में, इसको एक्सपीरियंस अच्छा है, तो फिर आरबीआई अप्रूवल देती है, तब जाके वो बैंक इसको एमडी सीईओ नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल एक प्रोग्राम चलाया जाएगा, डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा जो कि 9 महीने का होगा। जो भी बड़े बैंक में बड़े पदों पे होते हैं उनके लिए 9 महीने का ये कोर्स होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विच कंपनी लॉन्च्ड स्मार्ट एंड जेमिफाइड बैंकिंग फॉर इंडिया टीम। किस कंपनी ने हाल ही में एक बहुत ही स्मार्ट जेमिफाइड तरीके का एक कुछ ऐसा किया है? किसके लिए किया है? इंडिया के जो टीन्स हैं, टीन मतलब जो कम एज के हैं, 12 से लेकर 18 तक मान लो, इन एज के लोगों के लिए कुछ ऐसा किया है जिससे इन लोगों के प्रति, इन लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस थोड़ी सी जगह, फाइनेंस कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो जगह। तो देखो जो कंपनी है वो है फिनटेक ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। फिनटेक ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है तिजोरी। समझ के मेरी बात को? कंपनी का नाम है फिनटेक, जिसने एक स्मार्ट एंड जेमिफाइड बैंकिंग का तरीका निकाला है। उस तरीके को नाम दिया गया है तिजोरी। ये तिजोरी क्या है? ये एक स्मार्ट प्रीपेड कार्ड है। जैसे आप एटीएम यूज़ करते हो ना, उसी तरीके का एक कार्ड है। अब आप बोलोगे कि बच्चों को कार्ड देके बच्चों से क्या फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में उनको वो करेंगे, जागरूक करेंगे। देखो एक बात तो तय है कि आजकल हम जब पढ़ते थे तो हमें कुछ पता होता नहीं था कि कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे लगाना है। हम बस जॉब में लगे और यहाँ वहाँ पैसे लुटाएं, बाद में अकल आ जाती थी खुद ही। लेकिन आजकल के बच्चों को ना भी इसका एक अलग से सब्जेक्ट भी चलाया जा रहा है कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में, कई सारे कॉलेजेस में, स्कूल में। तो अब फिनटेक ने भी एक अपना प्रोग्राम लॉन्च किया तिजोरी। इस तिजोरी वाले प्रोग्राम में जो बच्चे होंगे उनको एक स्मार्ट प्रीपेड कार्ड दिया जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें एक्साइटिंग डील्स दिए जाएंगे बच्चों को, एक्साइटिंग डील्स दिए जाएंगे उनके टॉप ब्रांड्स पे विथ कंसेशन। यानी कि अगर वो हम सामान 1500 में ले रहे हैं तो इस स्मार्ट प्रीपेड कार्ड के थ्रू वो 1200 रुपये का मिल रहा है, तो 300 रुपये बचा पाए बच्चे ने। तो यहाँ से बच्चे के मन में एक गहरा असर जाएगा कि मैंने 300 रुपये बचाए यार मेरे लिए। तो क्योंकि होता था ना कि बचपन में अगर हमको 10 रुपये का सामान कोई 9 रुपये मिल जाता था तो हमको लगता था कि हमने कुछ यार बचाया है, तो वो एक फीलिंग आती है टीनेजर के मन में। तो ये एक एक्साइटिंग डील्स पहला दिया जाएगा, ठीक है, उनके टॉप ब्रांड्स में। और उस जो ये तिजोरी जो ये स्मार्ट प्रीपेड कार्ड इशू किया जाएगा, इसके थ्रू वो स्टॉक मार्केट के भी बारे में जान सकता है बच्चा, ठीक है, म्यूचुअल फंड के भी बारे में जान सकता है बच्चा, और आईपीओज के बारे में भी जान सकता है। मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस की सारी जानकारी उस ऐप के थ्रू, उस प्रीपेड कार्ड के थ्रू जान सकता है, ठीक है। तो ये तिजोरी जो लॉन्च किया गया है, फिनटेक के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? इंडियन टीन्स के लिए लॉन्च किया गया, ताकि उनको बैंकिंग के बारे में थोड़ी जानकारी हो सके, फाइनेंशियल कैसे हम सेविंग करते हैं वो उसके बारे में जानकारी हो सके, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है कि विच आईआईटी लॉन्च द कोर्स नेम प्रीमियर बैंकर। किस आईआईटी ने हाल ही में प्रीमियर बैंकर नाम से एक कोर्स लॉन्च किया है? तो उस आईआईटी का नाम है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने इनफैक्ट प्रो करके एक कंपनी है, इनफैक्ट प्रो करके एक कंपनी है, इसके साथ में टाई अप किया है। किस लिए किया है? फाइनेंशियल सेक्टर के जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं इनफैक्ट प्रो में, उनके थ्रू एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रीमियर बैंकर। इसमें एक बेसिकली एक कोर्स है 4 से 6 महीने का,
4 से 6 महीने का कोर्स है फ्रेशर्स के लिए, जिनको भी बैंकिंग के बारे में जानकारी नहीं है, जिनको भी फाइनेंस के बारे में जानकारी नहीं है। वहाँ पे IIT मद्रास के थ्रू और इनफैक्ट प्रो की साझेदारी के थ्रू 4 से 6 महीने का कोर्स चलाया जाएगा, जिसमें सर्टिफाइड फाइनेंशियल ट्रेनर होंगे जो आपको बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के पूरी जानकारी देंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर की पूरी जानकारी देंगे। समझ गए मेरी बात को? किस IIT ने लॉन्च किया है? IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। उस प्रोग्राम का नाम है प्रीमियर बैंकर। इनफैक्ट प्रो के साथ साझेदारी में किया है। इनफैक्ट प्रो क्यों ही? इनफैक्ट प्रो ही क्यों? एक्चुअली इनफैक्ट प्रो में जो है सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, जो फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर के हैं, वो सर्टिफाइड ट्रेनर है। तो अगर उनके द्वारा 4 से 6 महीने का कोर्स चला के बच्चों को जो भी वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं लेके पढ़ रहे हैं, तो उनको बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के बारे में अच्छा खासा अनुभव हो जाएगा, अच्छा खासा जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जवाब है IIT मद्रास। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एयरटेल स्टार्टेड पार्टनरशिप विद विच बैंक फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। हाल ही में एयरटेल, भारतीय एयरटेल भी जिसको बोलते हैं, ने किस बैंक के साथ में एक साझेदारी की है अपने कस्टमर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए? किस प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज देगा वो मैं बताता हूँ आगे। वैसे उस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के साथ में साझेदारी हुई है, एक्सिस बैंक और एयरटेल की साझेदारी हुई है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक्सिस बैंक का जो टैगलाइन है वो बढ़ती का नाम जिंदगी है, बढ़ती का नाम जिंदगी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, एयरटेल और एक्सिस बैंक ने एक साझेदारी की है। दरअसल ये क्या करेंगे उस साझेदारी में? पहला, एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे। किसके लिए करेंगे? एक को ब्रांडेड, एयरटेल और एक्सिस बैंक मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे। किसके लिए करेंगे? एयरटेल सब्सक्राइबर या यूजर्स के लिए कह सकते हैं, यूजर्स के लिए। एयरटेल सब्सक्राइबर और यूजर्स के लिए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, जिससे बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी। क्या फैसिलिटी प्रोवाइड होगी ये बताता हूँ। क्रेडिट कार्ड के तौर पे ये इसको यूज कर ही सकते हैं, जिसमें इनको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि एक्सिस बैंक के साथ टाई अप है। तो जाहिर सी बात है एक्सिस इसको कुछ बेनिफिट देगा एयरटेल को, और एयरटेल अपने घर पे नहीं ले जाएगा, वो अपने कस्टमर्स को देगा। एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, जैसे होता है ना बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है क्रेडिट कार्ड में, वो मिलेगा। और क्या मिलेगा? और क्या मिलेगा? पहला तो हो गया थोड़ी बहुत रियायत मिल जाएगी। इसके अलावा प्री अप्रूव्ड लोन्स के ऑफर भी मिलेंगे, प्री अप्रूव्ड लोन्स के ऑफर मिलेंगे। ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है? आप लोन के लिए जाते हो ना बैंक में, तो होता क्या है, बैंक को आप अपने डॉक्यूमेंट्स देते हो, बैंक कहता है ठीक है जी, हम आपके घर पे आएंगे वेरिफिकेशन करने, हम आपके ऑफिस में जाएंगे वेरिफिकेशन करने, हम आपका सिबिल निकालेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट जो होता है ना, पहले रन करता है बैंक के सिस्टम में रन करेगा, बैंक के सिस्टम में रन करेगा। आपके घर की वेरिफिकेशन हुई पॉजिटिव, आपके ऑफिस की वेरिफिकेशन हुई पॉजिटिव, आपका सिबिल अति उत्तम। क्या हुआ? बैंक ने इसको कर दिया सैंक्शन, ठीक है, या कह दिया अप्रूव्ड कर दिया, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, अप्रूव्ड कर दिया, सैंक्शन कर दिया। लेकिन अगर बैंक आपके बिना कुछ डॉक्यूमेंट लिए पहले ही बोल देता है कि हम आपको 50,000 का लोन देंगे, तो दैट इज कॉल्ड प्री अप्रूव्ड। आपका खाता है HDFC बैंक में, एक्सिस बैंक में आपका ट्रैक बहुत अच्छा है, अच्छे खासे पैसे आप रख रहे हो। तो एक्सिस बैंक ने देखा कि यार बहुत अच्छा चला रहा है, तो एक्सिस बैंक ने बोला कि हम आपको 50,000 रुपये का ऑफर दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्री अप्रूव्ड लोन्स। ठीक है, इसका भी ऑफर मिलेगा इस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड में। इसके अलावा क्या होगा? इसमें एक और फैसिलिटी दी जाएगी, बाई नाउ और पे लेटर की। पे लेटर मतलब अभी खरीदो बाद में पे करो। आप खरीद लिया, आपके पास पैसे नहीं है, बाद में पेमेंट कर सकते हो, EMI में बना के पेमेंट कर सकते हो, या फिर आपको तो टाइम दिया आता है वो भी पे कर सकते हो। तो ये सारी बेनिफिट्स के साथ में एक्सिस बैंक और एयरटेल ने, भारतीय एयरटेल ने आपस में साझेदारी की है, और उन्होंने एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इशू किया है। अगर मैं भारतीय एयरटेल के MD और CEO की बात करूँ, भारतीय एयरटेल के MD और CEO की बात करूँ, तो गोपाल विट्ठल जी हैं। ठीक है, MD और CEO भारतीय एयरटेल के। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च डॉग हेल्थ कवर, ए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस फॉर पेट डॉग्स। तो किस इंश्योरेंस कंपनी ने बेसिकली एक हेल्थ कवर प्रोग्राम लॉन्च किया? किसके लिए? डॉग्स के लिए एक हेल्थ कवर प्रोग्राम। जैसे आप हमारे हेल्थ कवर भी चलते हैं ना कि सर अगर आप 2412 का, जैसे रेलीगेयर का है 2412 का एक इंश्योरेंस कराओ। 2412 में साल भर में अगर आप किसी भी हालात में अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो 1 लाख रुपए तक का जो इलाज होता है वो रेलीगेयर द्वारा होता है, और इसमें आपके फैमिली मेंबर को भी ऐड किया जाएगा, आपके मदर और फादर को भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, जैसे ये बहुत सारी ये हेल्थ कवर प्रोग्राम्स है। तो उसी तरह अभी तक इंसानों का चल ही रहा था हेल्थ कवर। अब एक कंपनी है फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस, इसने एक डॉग हेल्थ कवर प्रोग्राम लाया है। कि अगर आप किसी भी हालत में अगर आपके डॉग के साथ में कुछ गलत होता है तो हम खड़े हैं। ठीक है, और उस कैंपेन का नाम इन्होंने दिया है ओ माई डॉग। ठीक है,
इस कैंपेन को उन्होंने नाम दिया है ओ माई डॉग का। ठीक है, समझ गए। एक इंश्योरेंस कंपनी है फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस, जिन्होंने डॉग हेल्थ कवर का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। उस प्रोग्राम को इन्होंने दिया है ओ माई गॉड। सारी चीज़ें वैसी हैं जैसे इंसानों में होती है, हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी कवर होता है वो सब कुछ है इसमें। तो ये है फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। उसने अपने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो एक चेहरा होगा इस कंपनी के लिए जो इसके प्रचार करेगा, तो वो हैं विद्या बालन दीदी। विद्या बालन दीदी ने कहा था जहाँ सोच वहाँ शौचालय, जहाँ सोच वहाँ शौचालय। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग ज़्यादा सोचा मत कीजिए, बस कर दिया कीजिए। ठीक है, विद्या बालन का मैं इसलिए फ़ैन हूँ कि उन्होंने कहा था जहाँ सोच वहाँ शौचालय। अगर आप लोग टीवी देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा। तो विद्या बालन को ही भारतीय एक्सा का लाइफ इंश्योरेंस भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और फिलहाल ये इस पद पे कार्यरत हैं। देखते हैं कब तक इनको रखा जाता है, जब तक कि कोई बढ़िया ऑफर नहीं मिल जाता, कोई सस्ते में भारतीय एक्सा को नहीं मिल जाता। चलिए अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा आज का थैंक यू। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है थैंक यू। थैंक यू मेरे साथ इस क्लास में जुड़े रहने के लिए, मुझे झेलने के लिए और मेरे इस क्लास को देखने के लिए। और मैं आप लोगों से फिर से बोलूँगा कि मैं यहाँ पे नहीं आता हूँ पब्लिसिटी बटोरने, नहीं आता हूँ पैसा कमाने। मुझे यहाँ इस यूट्यूब पे आने का कोई मेरा मतलब ही नहीं था। शुरू में मैंने आपको गाइड करना शुरू किया, बट एट द टाइम एट अ पॉइंट आई थिंक कि यार गाइड तो कर ही रहा हूँ, लेकिन एक कंसर्न भी है कि मैं अगर बता सकता हूँ, मेरे पास कुछ जानकारी है जो मैं कन्वे कर सकता हूँ, तो मैं कर रहा हूँ। आई होप कि मैं कर पा रहा हूँ। और बाकी कुछ लोग जो बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, मेरे को बहुत सारे कमेंट में भी किसी ने गलत बोली, इवन दे अब्यूज्ड मी एक्चुअली। बट ठीक है, मुझे उन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो है ही नहीं एस्पिरेंट। अगर वो होते तो शायद इस तरह की हरकतें नहीं करते। ठीक है, फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम और आशा करता हूँ कि निकट भविष्य में भी मैं आप लोगों के साथ इसी तरह जुड़ा रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। और फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग के कमेंट बहुत प्रीसियस हैं, बहुत वैल्यूबल हैं, ज़रूर दीजिएगा। कुछ भी जानकारी लेनी हो, कुछ भी डाउट हो, पूछिएगा ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया एंड गुड नाइट।